ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾवेद अख्तर साहब ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ याद आंदियां ने कि अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था। कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं, और जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पर जो ये सोने के ताज हैं वो कभी पिघल भी सकते हैं। कोविड-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ अनशन ते जाके बैठ गया, धरने ते बैठ गया ते कह दिता कि उन्नी देर तक कुछ नहीं खावांगा जिन्नी देर तक इन्हां लोकां दीयां मंगां पूरीआं नहीं हो जांदियां। जदों उत्थों दे मीडिया संस्थान ने इस खबर नूं चुक्या तां सरकार दे पैरां थल्लों जमीन खिसकनी लाजमी सीगी ते सरकार ने फिर उही हथकंडा अपनाया, पुलिस वालियां नूं भेजिया ते उन्हां नूं उत्थों चुकवा दिता। प्रवीण जी, बहुत बहुत खैर मकदम रोजाना स्पोक्समैन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। को भी नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही तो सर, प्रवीण जी, सिलसिलेवार तरीके से बात करना चाहूँगा आपके साथ। आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से शुरू होता है, कैसे आप राजघाट तक पहुँचते हैं और कैसे पुलिस वाले आते हैं, और फिर अभी आगे का क्या सोच रहे हैं आप, इसको किस तरह से कैरी ऑन रखना है? लंकेश जी, ये जो आंदोलन था, सत्याग्रह कह लें, ये बेसिकली कोई ये सोच के नहीं था कि ये इस समय में जो पूरी दुनिया लॉकडाउन में अंदर बंद है संक्रमण के समय में, तो ये डर हर किसी को है कि यहाँ पे मतलब कहीं से बीमारी लग जाएगी। लेकिन 1.5 महीना हो गया इस लॉकडाउन से, को ज्यादा हो गया 1.5 महीने से, और इस 1.5 महीने के बाद अब ऐसे लगने लगा कि अब ये जो कमजोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि राशन की कालाबाजारी एक तरफ शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ जो है उनकी सैलरी लोग कह रहे हैं, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं या तमाम मुखिया अलग अलग राज्यों के कह रहे हैं कि सैलरी नहीं रुकेगी। लेकिन अधिकांश जगहों पे आप देखिए, अधिकांश कंपनियों ने सैलरी बंद कर दी है, कोई किसी को कोई सैलरी नहीं दे रहा, कहीं कोई बातचीत ऐसे नहीं। जमीनी हकीकत एकदम बिल्कुल इसके उलट है। तो अब ये लगने लगा कि दुनिया जो है, जिंदगी जो है, वो एक तरह से एक आदमी की नहीं, कई करोड़ लोगों की रुकने वाली है, क्योंकि लोग भैया जो गांव छोड़ के फैक्ट्रियों के शहरों की तरफ आए थे, वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ इसीलिए आए क्योंकि गांव में उनके लिए कुछ भी नहीं था उतना, जहाँ पे अपना जीवन गुजर बसर कर सकते थे। तो वो शहर में आए, फैक्ट्रियों की तरफ आए, कंपनियों में काम किया या तमाम जगहों पे किया। लेकिन अब इन शहरों ने उनको मतलब 2 वक्त की रोटी देना भी मंजूर नहीं किया, और उन्हें वापस गांव का रास्ता दिखा दिया गया कि अब उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, कोई छत नहीं, कोई मतलब कोई संभालेगा नहीं। मतलब जिसने इस पूरे ये सड़क, जो पत्थर को जिन्होंने तोड़ा, जिन्होंने इन सड़कों को बनाया, जिन्होंने जो भी है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चाहे वो पार्लियामेंट की हो या दिल्ली मेट्रो की हो या विधानसभाओं की हो, वो मजदूरों ने ही बनाया है, चाहे वो किले हों या कुछ भी। अब उनके लिए ये शहर जो है ऐसे हो गया वो। और दूसरी बात जो बड़ी थी कि उनको जो जाने का रास्ता दिखाया गया एक तरह से कि बस अब छोड़ दो, और जो बड़े लोग हैं, जहाँ से कोरोना आया था, हालांकि बाहर से विदेशों से, उनको तो जहाजों में लाया गया। वो लोग इस देश में आए जहाजों में बैठ के, उनको मान सम्मान के साथ बचा के लाया गया। उनको अगर उनको पहले रोक दिया गया होता, जो 15-1 लाख लोग आए थे जनवरी में या फरवरी में, उस समय तो शायद ये पूरे 15 लाख लोगों को रोका जाता, तो शायद 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में नहीं फंसना पड़ता। लेकिन वो 15 लाख लोग या 20 लाख लोग जो आए जहाजों से, किसके मतलब उन सारे लोगों को कोरोना नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब उनकी वजह से पूरा 130 करोड़ लोग लॉकडाउन में हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हो गया। लेकिन अब
जो ये गरीब मजदूर, बेरोजगार या तमाम जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, सबका तो आपने जो है चलता कर दिया। हम्म। तो अब ये जो है, ये लोग अगले मतलब अभी एक महीने का किसी के पास 10 दिन का पैसा बचा हुआ है, किसी के पास, कई तो मतलब अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जिनके पास रोज का है। हम्म। अब घर चले जाएंगे, मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा होगा, 1,000 2,000 5,000 10,000, वो घर जाने तक, और एक 10 दिन हो सकता है कुछ कर लेंगे गुजर बसर, लेकिन फिर हम्म। क्या करेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि किसके हम्म। आगे हाथ फैलाएंगे, है ना, हम्म। कौन देगा, है ना। और हम्म। आप जानते हैं कि जो लोग प्राइवेट जो पैसा देने वाले लोग होते हैं, बैंक तो पैसा देता नहीं किसी गरीब को, और हम्म। जो सूदखोर लोग होते हैं वो क्या हाल कर देते हैं लोगों का, हम्म। है ना, जो हम्म। सूद पे पैसे हम्म। देते हैं। हम्म। हम्म। तो प्राइवेट जो होते हैं, जो लोग पैसे देने वाले, वो तो जिंदगियां छीन लेते हैं। किसानों का आप हालत सुने ही है, किसान सुसाइड कर लेते हैं, महाराष्ट्र में था मैं बिल्कुल। देखा। बिल्कुल। पर लंकेश जी, यही बात थी कि हम यही कह रहे कि सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या तमाम मतलब हम्म। मजदूर को, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, या तमिलनाडु का, या मणिपुर का, कश्मीर का, या केरल का, वो तो मजदूर है बेचारे। अच्छा प्रवीण जी, हमारे साथ जो दर्शक जुड़ चुके हैं वो ये जानना चाहेंगे आपसे कि मांगे क्या थी आपकी। 3 मांगे आपने रखी थी राजघाट पे बैठने से पहले। उस दिन का अगर मैं दृश्य देखना, अपने उसको सोचना शुरू करूं, इमेजिनेशन में लेकर आऊं, तो आंधी तूफान चल रहा था और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी जिस दिन आप राजघाट में जाकर के बैठ गए थे। और उसी दौरान जो यमुना ब्रिज है उसके ऊपर भी जो लोग थे, मजदूर थे, वो बैठे हुए थे और वो भी इसी चीज़ के लिए बार बार गुहार लगा रहे थे कि हमारी जान चली जाएगी, हमारे बच्चे जो गांव में बैठे हैं वो मर जाएंगे और इधर हम मर जाएंगे। पहला सवाल ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मांगे क्या हैं। दूसरा, ये जो सेंट्रल की सरकार है इस वक्त अलग अलग तरीकों से यूएपीए लगा के लोगों को अंदर भी कर रही है, आपको खौफ नहीं आता इस बात का कि आप वहां पे जाके धरना दे रहे हैं और इस वक्त किसी तरह की सुनवाई भी नहीं हो रही है, और अगर आपको उठा करके वो किसी तरीके से अंदर कर देंगे तो फिर कैसे आगे चलेगी बात? लंकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको मांगे, दर्शकों को और आपको मैं बताऊंगा। पहली मांग तो ये थी कि जी, जो ये एक संक्रमण की बीमारी है, हाँ, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, मतलब इसको इतना खतरनाक बताया गया है सरकार के द्वारा या हेल्थ विशेषज्ञों के द्वारा, कि ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत तेजी से फैल रहा। तो इसमें, इसको रोकने के लिए जो तरीके बताए गए कि मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर, साबुन और तमाम चीजें, वो सबको मिलना चाहिए। अगर ये वाकई में इतनी खतरनाक बीमारी है, तो जो हैंड टू माउथ है वो तो ये सब चीजें खरीद नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, साबुन सैनिटाइजर की ही बात करें, और फिर अब तो शॉप्स बंद हो गए, महिलाओं की और भी अपनी जरूरतें होती, नैपकिन, पैड्स वगैरह चाहिए होते हैं, है ना। तो ये तो वो हैंड टू माउथ है, काम भी बंद हो गया, वो खरीद नहीं सकते, और संक्रमण का खतरा उन्हें भी है, तो उनको ये प्रोवाइड किया जाए, ये मेरी पहली मांग थी। दूसरी की, ताकि वो भी बच जाए ना। दूसरी मांग ये है कि राशन जो है वो प्रचुर मात्रा में सबको मिले, ठीक है। तीसरी जो मांग है कि काम जो खत्म हो गया, रुक गया, तो इस स्थिति में अब किसी के पास बैंक डिपॉजिट तो है नहीं, तो वो पैसा कहाँ से लेगा? तो ये जिम्मेदारी सरकार उठाए। कहते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था है, हाँ, बढ़ जाएगा घाटा, और अगर सरकार को ज्यादा देना पड़ेगा नोट अगर, या बांटना पड़ा तो हमारा तो ये कहना है कि देश के लोगों की जीवन का सवाल है, अर्थव्यवस्था लोगों के लिए है, ऐसा तो नहीं अर्थव्यवस्था किसी और के लिए, देश के लोगों के लिए। तो अगर हम थोड़ा घाटे को बढ़ा लें, थोड़ा आप नोट थोड़े गरीबों को दे दें, हाँ, भत्ता पूरी दुनिया के कई देशों ने दिया है, बड़े बड़े पैसे दिए लोगों को, हाँ। पर आप प्रवीण जी, आपने तीसरी मांग में ये कहा कि 250 रुपया प्रति मजदूर देना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार पर डे प्रति मजदूर या पर घर? प्रति मजदूर। अब एक घर में 2 मजदूर भी हो सकते हैं, 3 मजदूर भी हो सकते हैं, तो सरकार अगर इसको काउंटर करेगी तो वो तो आगे कह रही है कि हम तो खाली हो चुके हुए हैं और पीएम फंड में पैसे मंगवाए जा रहे हैं। सर, आपकी बात सही है। देखिए, एक तो मैं एक बात कहूंगा कि हम किसी जो जो मांग कह रहे हैं उसको लेके कोई लक्ष्मण की रेखा नहीं कह रहे। ये 250 हो गया तो 249 नहीं होगा, 245 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि 250 रुपये इसलिए कहा गया कि आज के समय में सामान का दाम तो नहीं घटा है, ठीक है।
जो अगर मान लीजिए आपको कुछ भी खरीदना होगा, रिचार्ज कराना है, सपोज ये फोन, हाँ, हम्म तो वो तो उसी 199 रुपए का, मैं अभी जियो यूज कर रहा हूँ, तो 199 से 100 नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर आप ब्रेड खरीदने जाएंगे, रोटी आटा खरीदने जाएंगे, 4 किलो, 2 किलो, 1 किलो, तो उस आटे का दाम भी कम नहीं हुआ है। तो सवाल ये है, मेरा ये कहना है कि 250 रुपया क्यों, जो सवाल है, सरकार ये कर रही है, नहीं है तो सरकार सामान के दामों को या तो कम करवाए, आप समझ रहे हैं, चीजों को का रेट ऐसी स्थिति में कम होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। तो अगर हम्म नहीं हुआ है तो उस स्थिति में जो है 250 रुपए में एक घर में आप कह रहे 2 मजदूर होंगे या एक मजदूर होंगे, मेरा ये मानना है कि 2 हो या 3 हो, एक व्यक्ति की जो जरूरतें हैं आज के जमाने में, सर, वो हम्म आप समझिए बहुत महंगा है। तो हम्म मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कोई एक रिजिडिटी नहीं है कि ये जो हमने कह दिया है उसमें वहीं पे टिक जाना है, बहुत ही, हम्म हाँ, हमने 250 रुपया बोला है तो वो बहुत ही सही है। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये लेजिटिमेट डिमांड है, इस पर डिस्कशन हो सकता है, एक बहस हो सकती है। सरकार हम्म लेकिन अपना वो तो करे, शुरू हम्म तो करेगी, भाई कितना देगी, 150 दे देगी कि 200 दे देगी। हम्म। अच्छा प्रवीण जी, एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे। जब आप राजघाट पे बैठे हैं, जैसे आपके बारे में बातें होनी शुरू हो गई और खबरें छपनी शुरू हो गई, उसके बाद फिर पुलिस वाले आते हैं दरियागंज थाने से, वो आपको उठा करके लेके जाते हैं और वो बताते हैं कि इस तरह से पेंडेमिक की सिचुएशन है, महामारी चल रही है, आप बैठ नहीं सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं। तो आप तो अकेले वहां बैठे हुए थे, आप किसी ग्रुप के साथ नहीं थे, और आपसे क्या खतरा था एक अकेले आदमी से, और आप मांगे लेकर के बैठे हुए थे। सरकार क्या एक आदमी से भी इस वक्त घबराती है कि अगर एक आदमी चलेगा और पीछे काफिला चलना शुरू हो गया तो सरकार का फिर से विरोध होना शुरू हो जाएगा? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिल्ली में सफूरा के यूएपी लगा के उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। सरकार घबराई हुई है, सरकार अपनी नाकामियां छुपाना चाह रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, ये बात एकदम सही है, सरकार जो है यहाँ पे नाकाम रही है, जो जिम्मेदार लोग थे ये पूरी तरीके से फेल हो गए। हाँ, जिसकी जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये कोरोना आज से नहीं, करीब अक्टूबर से चाइना में जब शुरू हुआ और WHO की रिपोर्ट्स आ रही थी, आपको लंकेश जी ध्यान होगा कि हमारे देश के ही एक राज्य केरल में जी आ, जनवरी 8 या 9 तारीख का, आप गूगल करिएगा, मुझे तो ठीक से डेट नहीं याद आ रहा, जी पहले पहले 10 दिनों में ही मैं कहूंगा, महीने के, जनवरी के, हम्म इमरजेंसी लगा था, स्वास्थ्य इमरजेंसी कोरोना को लेकर के, ठीक है। हम्म तो केरल जैसे राज्य में हेल्थ इमरजेंसी लगाने के पीछे, अगर हेल्थ इमरजेंसी जैसा वर्ड यूज किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है भारत सरकार तक पहुंच गई थी। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, या इस तरह के जो लोग हैं, उनको पता था। तो ये बात जो है, मान लीजिए जनवरी और 30 जनवरी को, मैं तो WHO को फॉलो नहीं करता था, मेरा कोई इस तरह का कोई मेरी समझ नहीं है, मैं मेडिकल साइंस का आदमी नहीं हूँ, तो मुझे इस तरह की ज्यादा समझ नहीं, तो मैं हेल्थ से ज्यादा जानकारियां रखता नहीं हूँ, इस विज्ञान को। लेकिन एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मैं ये कहूंगा कि ये बार बार जो है बताया गया। लेकिन अब सवाल ये कि इसमें जो भारत सरकार का जो हेल्थ मिनिस्टर है, हर्षवर्धन जी, ये उनकी जिम्मेदारी डॉक्टर थी, या हाँ, हम्म डॉक्टर हर्षवर्धन साहब की, हाँ, हम्म और उनको ये चीज को जो है पूरे देश को बताना चाहिए था, हाँ, हम्म कि ये देश को, उसके बाद राज्यों तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बात करनी चाहिए थी। अभी क्या है कि वो सब तो रुक गया ना। अब उस हम्म रुकने का कॉस्ट कौन पे कर रहा है? जिसके पास पैसा है बैंकों हम्म में, वो तो पे नहीं कर रहे। वो जो हम्म, दिहाड़ी मजदूर थे, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया। जी तो ये सरकार का फेलियर है। और जो सवाल है ये कि वहां पे बैठने का डर, भैया, जब हम लोग की जिंदगी ही खत्म होने वाली है, अब इससे बड़ा डर नहीं हो सकता है। हम्म आप कानून का डर तो, मतलब जो जिंदा रहेगा आगे लंबा, उसको आप दिखा सकते हैं। हम तो, मुझे हमें तो मालूम है, ऐसा लग रहा है कि या तो कोरोना से मरेंगे, अगर कोरोना हम्म से बच जाएंगे तो भूखे मरेंगे, या हो हम्म। सकता है कोरोना से पहले भी भूखे मर जाए। तो ये दोनों अच्छा स्थिति पैदा हो गई। प्रवीण जी, एक चीज़ बताइए। अभी जैसे उन्होंने, पुलिस वालों ने उठा दिया, आपने फिर इसके बाद में बता रहे थे मुझे कि आप हाई कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं और पिटीशन भी डालेंगे इस चीज़ को लेकर के, तो अभी आगे की क्या गतिविधि रहेगी? लंकेश जी, अभी हमने एडवोकेट से बात कर रहे थे, और अभी यही बातचीत हो रही थी कि क्या जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हम्म संवैधानिक अधिकार है हमारा, अनुच्छेद 19 में हम्म दिया गया है,
तो क्या ये पैंडेमिक में एक आदमी को अकेले बैठ के भी अपने प्रोटेस्ट को रखने का अधिकार है या नहीं है? दूसरी बात कि अगर मान लीजिए इसके पीछे वजह क्या, मतलब क्या आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया गया, इमरजेंसी लगा दी गई है, ये एक हम्म। बात है। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि अगर इस समय हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां बैठ के, तो अगर मुझसे कोरोना होने का या संक्रमण होने का डर है, संक्रमण फैलने का, तो मुझे चेक कर लिया जाता है, या जो 4 5 10 लोग या 50 लोग वहां इकट्ठे होते हैं सपोज, उन्हें चेक कर लिया जाता है, और उस लिहाज से कि चलो भाई ये लोग बीमार ग्रस्त हैं तो इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं स्वस्थ हूँ और हमारे साथ आए हुए साथी भी स्वस्थ हैं, तो फिर इस तरह का नहीं होना चाहिए था, ये एक बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब देश में अगर मान लीजिए ये मुश्किल हो जाए, करोड़ों लोगों के जीवन को भूखे छोड़ दिया जाए या हम्म। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए और हम्म। कोई आवाज ना उठाए, तो अब ये बड़ा सवाल है जो हम दिल्ली माननीय हाई कोर्ट के पास लेके जाएंगे कि क्या मतलब कैसे करना चाहिए, हमें घर में करना चाहिए अनशन आंदोलन। हम्म। हम तो मतलब ये गांधी का देश है, हाँ, हम्म। राष्ट्रपिता है, और उन्हीं के रास्ते पे चलने के लिए हमें कहाँ पे मतलब बैठे कहाँ। अच्छा प्रवीण जी, एक 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 चीज़ थी प्रवीण जी, जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था और पेंडेमिक की सिचुएशन हुई थी, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने भी इस चीज़ के अंदर हामी भरी थी कि फिलहाल फॉर द टाइमिंग, जब पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और वहाँ से उस प्रोटेस्ट को हटा देना चाहिए, खुद ही उठ के चले जाना चाहिए। आप अगर बाहर जाकर के बैठ रहे हैं जबकि माहौल ऐसा है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कितना जायज़ है, कितना वाजिब है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, लंकेश जी देखिए, जब एक सवाल है कि जब हम पहले तो अकेले बैठे थे वहां पे, मेरा तो ये था कि, और मैं कोई बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं या कोई बहुत बड़ा वो नहीं जिसको कि जिसके कॉल देने पे बहुत बड़ा कोई भीड़ हो जाता, और मैं कोशिश भी किया था कि अकेले और जो लोग बैठे वो भी एक डिस्टेंस के साथ बैठे। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, काफिला बनता गया। अंकित जी ऐसे ही कह सकते हैं, ये बात जो है अभी हो सकती है कि अकेले चले कारवां बन गया, लेकिन लोगों की सर जो है ना अभी जरूरत है लंकेश जी, जो खास है ये, मतलब वाकई में उनसे पूछिए जो लोग कि अपने बच्चों को लेके एक छोटे से रिक्शे पे खींचते हुए परिवार को लेके जा रहे हैं, उन्हें जो ट्रेन के नीचे कट गए, जिनकी रोटियां जो है आप हाँ। देखेंगे कि खून से सधी हुई थी, है ना? तो अभी मतलब क्या कहा जाए, मतलब आंखों में आंसू भर रहे, लेकिन ये आंसू से तो देश का भला नहीं होगा। हमें तो कुछ करना पड़ेगा, तो खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और देश में जो जिम्मेदार लोग हैं वो राजनीति को थोड़ा छोड़ के, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के, अभी तो भारत माता की जय बोलते हैं ये लोग, है ना, हर बात में। अभी भारत माता भी बट गई, कोई कह रहा है कि ये बिहार का मजदूर है, कोई कहता है ये महाराष्ट्र से है, तो उधर की पुलिस उसको वहां मार रही, वहां की स्टेट की पुलिस वहां मार रही। तो सवाल ये है कि देश है, दुनिया है, हम इंसान है ना? तो धर्म जाति क्षेत्र सब कुछ छोड़ के, मतलब एक बार कोशिश, कोरोना ने तो धर्म जाति ये क्षेत्र नहीं देखा, सबको बराबर तरीके से डील किया है कोरोना ने। तो कोरोना से सीखे कम से कम कि आदमी बन जाए। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ NGOs ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਭ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਲਦਾ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 250 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ।